हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो आज के पॉलिटिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। इसके साथ हम पढ़ेंगे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के बारे में, और साथ साथ हम फिर पढ़ेंगे नेशनल लीगल नालसा, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ओके, एंड ऑल्सो वी विल रीड अबाउट लोक अदालत की लोक अदालत होती क्या है, राइट। एंड वी विल ऑल्सो देन लास्टली रीड अबाउट ग्राम न्यायालय। ओके, ग्राम न्याय। देखिए ये वाला पोर्शन जो है आपका, दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि एक बार ग्राम न्यायालय से पे क्वेश्चन आ भी चुका है। अब देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इनमें से किसी चीज पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो एंड अगेन देखिए, इस बार भी बिकॉज वी आर डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी विल वोंट बी एबल टू डू। सो हम देखिए, क्योंकि अगर हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो ये लेक्चर सर्टेनली मोर देन 1 आवर जाएगा। ओके, इट कुड इवन गो टू 1.5 आवर, और इतने लंबे टाइम में एवरीबडी लूजेस देयर अटेंशन। ओके, हर किसी का अटेंशन जो है, अटेंशन स्पान इतना लंबा नहीं होता, राइट। सो दैट्स वाई टू कीप दिस लेक्चर विद इन 1 आवर, हम इस बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। और इसको जो है अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां हम साथ में कुछ एडिशनल चीजें भी कवर करेंगे जो इसकी छूटी हुई है, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, ओके, पीआईएल एंड ट्रिब्यूनल्स। So these are some things which are left out, okay, because ये lectures थोड़े ज्यादा लंबे हो, so we will conduct an additional lecture। so एक और lecture additional लेंगे जिसमें ये चीजें डिस्कस करेंगे और previous year questions भी करेंगे। so let's begin। अगेन आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेप आईएएस ने 3 मंथ का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। ओके, एंड दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इसमें दोनों स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन दोनों कवर किए गए हैं। ओके, प्लस इस कोर्स के किसी भी लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउट फॉर्म दिया हुआ है, उसमें आप अपने डाउट्स लिखिए, और हर संडे उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। साथ ही साथ हर संडे सी सेट क्लासेस भी होंगी, प्लस आपको इसमें 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे आप हमारी फैकल्टी की डिटेल्स देख सकते हैं। साथ ही साथ पूरे डिटेल्ड शेड्यूल के लिए और रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो कुछ बेसिक्स जान लेते हैं हम हाईकोर्ट के, सम बेसिक्स फॉर हाईकोर्ट। जो इनका ओरिजिन है, दैट इज वाज इन 1862। तीन हाईकोर्ट बनाए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, एंड दीज वर मेड अंडर इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। ओके, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। ओके, एंड अगेन आर्टिकल कौन से, 214 से 231 से लेके पार्ट 6। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, हाई कोर्ट्स के लिए कौन से आर्टिकल है, 214 टू 231 एंड पार्ट 6। ओके, और देखिए ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें दिया गया था कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ओके, बट सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने पार्लियामेंट को ये पावर दी that it could establish a common high court for two or more states or two or more states and union territory। okay, यानी पार्लियामेंट के पास अब पावर है that it could establish एक one high court for two or more states or two or more states and UT। okay, and there are currently 25 high courts। okay, so please 25 high courts और कितने states है, 28 states and 8 UTs। 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज के लिए कितने, हमारे पास 25 हाई कोर्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई थी सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट से कि टू और मोर स्टेट्स या टू और मोर स्टेट्स एंड यूटीज के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ओके, एंड अगेन अगर आपको ये सारे हाई कोर्ट्स देखने हैं तो आप लक्ष्मीकांत में टेबल दे रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अगेन ये सब याद करना या इसको रटना आपके इट वोंट बी एनी यूजफुल टू यू, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। सो अगेन काफी सिमिलरिटीज है यहाँ पर, जो है प्रेसिडेंट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने में, बट कुछ डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हम देखते हैं। तो पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है कि नंबर ऑफ जजेस, कि कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे हाई कोर्ट में, राइट। ये डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट। और सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन करता है, पार्लियामेंट। ओके, सुप्रीम कोर्ट के केस में पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, बट हाई कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सिजेंसीज। ओके,
अपॉइंटमेंट करने के लिए चीफ जस्टिस को, अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो कौन करता है? प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बट he has to consult with चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर. ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है. ओके, और जो दूसरे जजेस हैं, अदर जजेस, दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस, बाय द प्रेसिडेंट एंड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट. राइट, सो ये एडिशनल चीज है कंसल्टेशन में. ओके, सो प्लीज इसको बहुत ही ध्यान से देखिए. अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो करता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर, और अगर दूसरे हाई कोर्ट के दूसरे जजेस को अपॉइंट करना है तो वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. और कंसल्टेशन का मतलब क्या है हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए? थर्ड जजेस केसेस में बताया गया था दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, कंसल्टेशन का मतलब है कि CJI शुड कंसल्ट विद टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. ओके, अब आते हैं क्वालिफिकेशन. सो टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वन शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years. तो कोई भी जुडिशियल ऑफिस, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, वो 10 साल के लिए होल्ड किया होना चाहिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में फॉर 10 years. ओके, and oath is given by governor. Okay, salaries and allowances are determined by the parliament. But again वही है कि एक बार अपॉइंट कर लिया किसी हाई कोर्ट के जज को, फिर उसके बाद ये नहीं कर सकते कि उनकी सैलरी और अलाउंसेस उनको अपॉइंट करने के बाद उनके डिसएडवांटेज में है. राइट, अपॉइंटमेंट के बाद रिड्यूस की जाए. ओके, नाउ रिगार्डिंग टेन्योर, रिमूवल एंड ट्रांसफर, सी टेन्योर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस से. क्या है? एक तो यहाँ 62 ईयर्स से, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए जो एज थी वो 65 ईयर्स थी. ओके, और रेजिग्नेशन इसको देते हैं प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. राइट, रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट. ओके, एंड ये एक और डिफरेंस का पॉइंट है कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया या किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, तो उस केस में भी उनका जो है वहां से जो है टेन्योर उस हाई कोर्ट में खत्म हो जाता है और वहां की जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है. ओके, removal of judges is totally same as removal of judges supreme court judges. okay, high court के judges का removal करने का grounds procedure सब सेम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसा. ओके, और ट्रांसफर, सो जजेस का ट्रांसफर होता है हाई कोर्ट का फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, एंड दिस इज डन बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड अगेन यहाँ पर चीफ जस्टिस मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है, बट कोलिजियम ऑफ जजेस है. ओके, कोलिजियम ऑफ जजेस, इट इज नॉट की ओनली चीफ जस्टिस बट कोलिजियम ऑफ जजेस. ओके, जो कोलिजियम होता है वो रिकमेंड करता है. नाउ देयर इज प्रोविजन फॉर एक्टिंग एडिशनल एंड रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट. ओके, जैसे मान लीजिए अगर जो है आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस he is not able to perform his duty due to absence और वहां वैकेंसी है या एब्सेंस या इनेबिलिटी है, तो इस केस में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट of that high court as acting chief justice. Okay, so president can appoint any judge of high court as acting chief justice of that high court अगर वहां का जो चीफ जस्टिस है उसकी सीट वेकेंट हो गई है, या that chief justice is absent, या that chief justice have inability to perform his duties. Okay, apart from this ये एक एडिशनल, ये एक डिफरेंट प्रोविजन है. ये प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट में नहीं था कि एडिशनल जजेस अपॉइंट कर सकते हो. सो मान लीजिए हाई कोर्ट पे बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, तो उस बर्डन को क्लियर करने के लिए हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस अपॉइंट कर सकते हैं, एंड दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. राइट, और कुछ को अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसे ही पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो. ओके, बट ये जो अपॉइंटमेंट होगा ये होगा टेम्परेरी. प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये अपॉइंटमेंट टेम्परेरी होगा एंड नॉट एक्सीडिंग 2 years. राइट, एंड ऑल्सो one cannot hold office after 62 years. Right, so 62 years से ज्यादा beyond कोई ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता. Okay, then there is also provision for acting judges. मान लीजिए कोई if there is a judge of high court, not chief justice but a judge of high court who cannot perform his duties, okay, who is absent,
सो इन दैट केस एब्सेंट और कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, इस केस में प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को जो क्वालिफाइड है एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, उसको एज एन एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकता है। बट अगेन कंडीशन क्या है कि कैन नॉट होल्ड द ऑफिस आफ्टर 62 ईयर्स ऑफ एज। ओके, एंड अगेन दिस इज अ टेम्परेरी प्रोविजन, जैसे ही वो जज ऑफ हाई कोर्ट वापस आएगा तो ये एक्टिंग जज जो है हट जाएंगे। ओके, अगला प्रोविजन है रिटायर्ड जजेस, सो इट इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट। ओके, सेम एज सुप्रीम कोर्ट, that chief justice of a high court can request a retired judge of that high court या retired judge of high court to act as a judge for temporary period, right? But इसमें again consent चाहिए of the person that is being appointed as well as president. Okay? अब independence of high court देखते हैं। So this is totally same as supreme court। ये मोड ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे प्रेसिडेंट जो है ऑन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, क्योंकि इनका रिमूवल का प्रोसेस सेम है सुप्रीम कोर्ट जज की तरह। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस है, एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ओके, एंड कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में से कहीं भी जो है हाई कोर्ट के जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं किया जा सकता, राइट? There is ban on practice after retirement. They have power to punish for their contempt. They have freedom to appoint their staff. Their jurisdiction cannot be curtailed by parliament or state legislature. Okay, and there is a provision under DPSP for separation from executive. तो ये सारी चीजें जो है ये सेम है सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है, वही हाई कोर्ट के लिए प्रोविजन है जो उनका इंडिपेंडेंस इंश्योर करते हैं। अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, दैट इज रिगार्डिंग देयर जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स। सो अगेन इसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं, देयर आर सम डिफरेंसेस। ओके, तो इसको ध्यान से देखना जरूरी है। रिगार्डिंग रोल्स ऑफ हाई कोर्ट, ओके, सो हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट। हाई कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट हैज पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाई कोर्ट हैज सुपरवाइजरी एंड कंसल्टेटिव रोल, मतलब इट सुपरवाइजेस द ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। देखिए ये पावर्स जो है ये दोनों पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। ओके, नाउ रिगार्डिंग देयर पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन, देखिए सुप्रीम कोर्ट के केस में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ी इलाबोरेटली सारी पावर्स बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट की ये पावर होगी, ये पावर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वो प्रोविजन थे। बट हाई कोर्ट्स के लिए इतने इलाबोरेट प्रोविजन नहीं है। इनफैक्ट हाई कोर्ट की पावर्स जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर्स है वही पावर्स हाई कोर्ट की कंटिन्यू करेंगी, प्लस उसके साथ कुछ जो है एक दो प्रोविजन के थ्रू एडिशनल पावर्स दी गई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर कर दिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कि उनकी जुरिस्डिक्शन और पावर्स को वो चेंज कर सकते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हैड एम्पावर्ड दी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू चेंज दी जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ दी हाई कोर्ट। ओके, और जो प्रेजेंटली जो इनकी जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स हैं, दे आर गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेटर्स पेटेंट, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, IPC, CPC and CRPC. Okay, so please keep these in mind. Okay, it is important. अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब जहां पर सीधा फ्रेश केस जो है, राइट, फ्रेश केस या डायरेक्टली जो केस है सीधा हाई कोर्ट के पास जा सकता है। ओके, फ्रेश केस मतलब देखिए एक तो हो गया अपील के थ्रू जाना, अपील के थ्रू नहीं, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, या फ्रेश केस एकदम जो हाई कोर्ट डील कर सकता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो दिस इज इन मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, disputes relating to election of members of parliament and state legislature, please, very very important। तो अगर देखिए अभी तो इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए, अगर इलेक्शन जो है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी मेंबर के इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है, तो वो डिस्प्यूट किसके पास जाएगा? वो डिस्प्यूट जाएगा हाई कोर्ट के पास। और कौन से हाई कोर्ट के पास? जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो हाई कोर्ट है उसके पास। ओके, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है उसके पास। ओके, then they have just original jurisdiction over revenue matters, okay, or an act ordered or done in revenue collection। okay, या आप सिर्फ revenue matters ही याद रखिए। okay, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए अंडर आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 12 इनके पास पावर्स है। ओके, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देन केसेस ऑर्डर्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, कुछ केसेस ऐसे हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से ट्रांसफर करके ये अपने पास ले सकते हैं अगर इनके पास
अगर उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, ओके। और जो 4 हाई कोर्ट्स हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली, दे हैव ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये है, देखिए नॉर्मली जो है सिविल केसेस में हाई कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन कैसे होती है, थ्रू अपील। नॉर्मली नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट के पास सिविल मैटर्स में जुरिस्डिक्शन कैसे आती है, अपील केस, मतलब लोअर कोर्ट में कुछ केस हो रहा है, उसने जजमेंट दिया, फिर उसके अगेंस्ट अपील करके हाई कोर्ट में जाती है, ओके। बट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के केस में ये है कि एक मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर अगर कोई सिविल केस है एंड इट इज मोर देन अ मॉनेटरी वैल्यू, इफ देयर इज अ सिविल केस और उसकी मॉनेटरी वैल्यू एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो उस केस में डायरेक्टली आप इन जो हाई कोर्ट्स के पास, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इसके बाद आती है रिट जुरिस्डिक्शन, ओके। रिट जुरिस्डिक्शन आप समझते हो, इशूइंग ऑफ द रिट्स। कौन सी रिट? सेम जो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है, बट एक मेजर डिफरेंस है। नाउ हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ बोथ लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स, ओके। हाई कोर्ट लीगल एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं, राइट। एंड इट इज कॉन्करेंट विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ, इसकी जो ये जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्करेंट है जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के साथ, ओके। इट्स जुरिस्डिक्शन इज कॉन्करेंट विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ये भी रिट्स इशू कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकती है, ओके। नाउ रिगार्डिंग अपीलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब जो है अपील्स कहां से ले सकते हैं, तो अगेन इनके पास सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में अपील का प्रोविजन है, और सिविल मैटर्स के केस में ये दो यूनिक प्रोविजंस हैं। अगेन देखिए, ईच एंड एवरी प्रोविजन और जो किस केस में अपील कर सकते हैं वो देखना जरूरी नहीं है, ना वो याद करना जरूरी है, क्योंकि उस पे आपको प्रीलिम्स में कभी भी क्वेश्चन आने नहीं आया, ओके। सो उस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ओके। सो वो देखने की जरूरत नहीं है, ओके। बट ये दो एक्सेप्शन है जो आप देख सकते हो सिविल मैटर्स में, कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के जो हाई कोर्ट्स हैं, दे हैव प्रोविजन फॉर इंट्रा कोर्ट। इंट्रा कोर्ट मतलब विद इन कोर्ट, मतलब विद इन कोर्ट अगर एक सिंगल बेंच ने डिसीजन लिया है, तो इस डिसीजन को एक आप लार्जर बेंच से अपील कर सकते हो, लार्जर बेंच के पास अपील ले जा सकते हो उसी कोर्ट की। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसके एक सिंगल बेंच ने कोई डिसीजन लिया, अब उसके आगे आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप उसके अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच को अपील कर सकते हो। तो ये होती है इंट्रा कोर्ट अपील, और ये कहाँ हो सकती है? बस कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट के पास, ओके। एंड अपील्स फ्रॉम डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो दूसरे ट्राइब्यूनल्स, जो आगे आप पढ़ोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, तो ट्राइब्यूनल से जो अपील्स हैं दे लाई बिफोर द स्टेट हाई कोर्ट, ओके। जो ट्राइब्यूनल से भी जो अपील्स होती है वो स्टेट हाई कोर्ट के पास जाती है, ओके। Then supervisory, that is supervising all courts and tribunals in its territorial jurisdiction except military and courts and tribunals. एंड जो इसका सुपरविजन होता है ये बहुत जुडिशियल भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, सुपरिटेंडेंस, ओके। सो इट इज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस। जैसे देखिए कोर्ट में भी दो टाइप के काम होते हैं, एक हो गया जुडिशियल, जुडिशियल वर्क मतलब जो जजमेंट रिलेटेड काम होते हैं, जजमेंट पास करना, ये सब करना। एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कि हियरिंग कब फाइल करनी है या क्या चीजें कैसे मैनेज करनी है, डेट्स क्या देनी है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो गए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव या आरटीआई के लिए, जैसे रूल्स बनाते हैं, जैसे कोर्ट्स के अपने रूल्स होते हैं आरटीआई के लिए, तो ये सब जो हो गए ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में आ गए। बट जुडिशियल मैटर मतलब कि कैसे जो है कि क्या जजमेंट पास करना है, वो सब जुडिशियल मैटर्स में आ गए। तो दोनों के ऊपर जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उनके ऊपर जो सुपरिटेंडेंस है हाई कोर्ट का, ओके। Now then these are the ways in which they have control over subordinate courts. How they control subordinate courts? Say in matters of appointment, posting, promotion of district judges, they are consulted by the governor. कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करना हो, पोस्टिंग करनी हो या प्रमोशन करना हो, तो उसमें गवर्नर करता है वो। So this is done by governor for district, but governor has to consult the high court, okay? And they are also consulted by the governor in appointment of persons to judicial service of state, right? So district judge को छोड़ के दूसरा कोई भी पर्सन जो अपॉइंट होता है जुडिशियल सर्विस में, अगेन उसको अपॉइंट करने के लिए दे जो है गवर्नर अपॉइंट करता है, बट बिफोर अपॉइंटिंग ही कंसल्ट्स विद द हाई कोर्ट, ओके। एंड इट ऑल्सो डील्स विथ हाई कोर्ट जो है डील करता है मैटर्स विथ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफर, डिसिप्लिन ऑफ मेंबर्स ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट, ओके, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए यहाँ पर प्रोविजन है।
एंड इट कैन ऑल्सो विड्रॉ केस पेंडिंग इन सबॉर्डिनेट कोर्ट, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है तो उसको विड्रॉ कर सकता है, राइट। एंड जो भी लॉ ये हाई कोर्ट बोलता है, इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल दी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शनिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। मतलब जो हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर कोई भी डिसीजन इसने लिया है या लॉ बताया है, वो बाइंडिंग होता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आप सब जानते हैं आदि तो पावर जो सेम है सुप्रीम कोर्ट की तरह, बट एक और चीज है, दैट पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट, दैट इज रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के केस में एक्सप्लिसिटली मेंशन था, बट यहाँ इम्प्लिसिट है। ओके, सो इट हैज आल्सो द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट, ऑर्डर और डिसीजन, राइट। हालांकि ऐसी कोई स्पेसिफिक पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी नहीं है, बट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसके पास ये पावर्स है। एंड देन लास्टली पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आप सब जानते हो, अगर कोई लेजिस्लेटिव एक्ट या एग्जीक्यूटिव एक्ट वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को या फंडामेंटल राइट्स को, या इट इज आउट ऑफ द कॉम्पिटेंस, मतलब उस बॉडी के कॉम्पिटेंस में नहीं है वो करना, तो इन दैट केस इस चीज को जो है, ऐसे एक्ट को, जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्ट को जो है हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ओके, सो दिस इज जुडिशियल रिव्यू। अब आ जाते हैं हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे, कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। ओके, इट इज वेरी ब्रीफ, ओके वेरी ब्रीफ, राइट, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ना इतने क्वेश्चन कभी आए हैं। ओके, सो लेट्स सी इट क्विकली एंड ब्रीफली, राइट। ये आप देख सकते हो कि हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस कोर्ट है, राइट। एंड अगेन देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट जब कहा जाता है, जब सिविल मैटर्स में होता है, ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और सेशंस कोर्ट जब होता है, जब क्रिमिनल मैटर्स में होता है। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड, राइट। सो इसके नीचे क्या हो गया, सिविल साइड में सबॉर्डिनेट जजेस कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट, और यहाँ क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ओके, so please keep this hierarchy in mind. Okay, but again इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है। ओके, अब कुछ प्रोविजंस देख लो इसके रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो आर्टिकल 233 टू 237 इन पार्ट 6। ओके, सो पार्ट 6 बेसिकली आपको जुडिशियरी से ही डील करता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, अगेन जैसे ही पहले बताया था कि गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। और कुछ क्वालिफिकेशन है उसके लिए, दैट किसी पर्सन को अगर अपॉइंट करना है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए, तो दैट पर्सन शुड नॉट बी इन द सर्विस ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ये क्यों है? दिस इज टू इंश्योर separation of power. Okay, and that person should have been an advocate or pleader for 7 years, and उसको रिकमेंड किया जाना चाहिए, he should be recommended by high court for appointment. Okay, तो ये कुछ conditions हैं which should be satisfied, only then governor can appoint a person as as a district judge. Okay, और डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा और दूसरे जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, तो वो भी गवर्नर करता है। सो आप देख रहे हैं कौन अपॉइंट कर रहा है इधर, गवर्नर। सो अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज, दूसरे जजेस कैसे गवर्नर अपॉइंट करता है, एंड अगेन दीज आर अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो प्लीज इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड, यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आ गई प्लस हाई कोर्ट। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट के साथ मिलके, ओके, स्टेट पब्लिक कमीशन और हाई कोर्ट दोनों से कंसल्ट करके गवर्नर अपॉइंट करता है जजेस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, एंड कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन कोर्ट्स पे जैसे आपको पहले बताया हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है। ओके, एंड इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जुरिस्डिक्शन, नोमेनक्लेचर आर लेड डाउन बाय द स्टेट्स देमसेल्व्स। ओके, सो स्टेट्स ही ले डाउन करते हैं कि क्या इनका जो है क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, जुरिस्डिक्शन क्या होगा और नोमेनक्लेचर क्या होगा। ओके, सबऑर्डिनेट। Now moving on to Legal Services Authorities Act. Okay, Legal Services Authorities Act. Just a second. Now this is a very important topic. Okay, ये बहुत ही important है, और there is a high probability. There is a high probability. Okay, high probability कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। Okay, so we need to, so आप प्लीज इसके प्रोविजन ध्यान से देखिए, और इनफैक्ट आपको ये चीजें जो है लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगी। ओके, सो प्लीज ध्यान से पढ़िए आप, राइट। सो अगेन पहली चीज तो ये एक्ट लाए क्यों, व्हाई? सो बेसिकली दिस एक्ट हैज बीन ब्रॉट टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस,
और एक्सेस टू जस्टिस ये स्टेट के ऊपर ड्यूटी किसने, ये स्टेट को एक डायरेक्टिव था डीपीएसपी में, आर्टिकल 39 ए के अंडर। तो डीपीएसपी में जो हमारा आर्टिकल 39 ए था उसने डायरेक्टिव दिया था कि देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस। तो जो हमारे सोसाइटी के पुअर और वीकर सेक्शंस हैं उनको फ्री लीगल एड देना है। तो उसके लिए जो है ये एक्ट बनाया गया और इस एक्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग बॉडीज बनाई गई। क्या बॉडीज बनाई गई, बॉडीज या जो क्या क्या बेसिकली अथॉरिटीज बनाई गई इसके अंदर। एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ओके, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी। देखिए आगे जाके हम इनके फंक्शंस भी देखेंगे, राइट। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि कौन कौन सी बॉडीज इसके अंदर प्रोविजन है, इस एक्ट के अंदर किस किस बॉडीज का प्रोविजन है। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो देख रहे हैं आप, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट and Taluka Legal Services Committee, okay, and lastly it also gives statutory recognition to लोक अदालत, right। अब इसी एक्ट के अंदर है कि किस क्राइटेरिया, कि किस बेसिस पे फ्री लीगल सर्विसेज देनी है, ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया अंडर विच फ्री लीगल सर्विसेज कैन बी अवेलेबल। So free legal services can be given to members of scheduled caste community, scheduled tribe community, women, children who are mentally ill, who are disabled, or better way to say it is to differently abled, okay, again but act mein disabled likha hua hai, okay। Now also who are victim of trafficking in human beings, or begar। Now this is as mentioned in article 23। so article 23 में जो exploited है, basically जो section of society जो exploited है उनको फ्री लीगल सर्विसेज मिलनी चाहिए, ओके। सो प्लीज कीप दिस क्राइटेरिया इन माइंड, ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट, ओके, मतलब कोई टफ सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन में है उसको भी फ्री लीगल जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, ओके। जैसे कोई विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, एथनिक वायलेंस, कास्ट एट्रोसिटी, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर और एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन, ओके। और एक और है, ये है इनकम क्राइटेरिया, राइट। सो इनकम क्राइटेरिया क्या है कि किसी की इनकम लेस देन 9,000 रुपीज और एनी सच हायर अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करे। अगर कोई केस इफ सच ए केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट के सामने अगर केस जा रहा है तो उस केस में फ्री लीगल सर्विसेज ऐसे पर्सन को प्रोवाइड की जाएगी जिसकी इनकम लेस देन 9,000 है, या फिर बाद में अगर जो है स्टेट गवर्नमेंट इस लिमिट को बढ़ा भी सकती है, ओके। और अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा हो तो ही शुड हैव लेस देन 12,000 रुपीज, या जो लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती हो, ओके। सो आई होप आपको ये इनकम क्राइटेरिया भी क्लियर होगा। सो आपने देख लिया कि कौन कौन सी बॉडीज बनाई गई हैं इस एक्ट में लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, और क्या क्राइटेरिया है वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने का, ओके। अब इन बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इज योर नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ओके। Now it is constituted by central government under, and it is a statutory body. Please remember, though central government बनाती है इसको, but it is a statutory body. क्यों statutory है? क्योंकि it is formed under the Legal Services Authority Act. Okay, this is formed under the Legal Services Authority Act. इसकी composition, please, very very important. Okay, composition क्या है? तो Chief Justice of India should be patron in chief. Right, Chief Justice of India is patron in chief, okay, of this body, okay, please keep this in mind, ये जरूर याद रखिए, okay, कि who is the patron in chief, Chief Justice of India, and who is the executive chairman, patron in chief कौन है और executive chairman कौन है। executive chairman should be a serving or retired judge of Supreme Court, okay, so executive chairman should be a serving or retired judge of Supreme Court, and this will be nominated by president, ये president nominate करता है, right, and this should be done in consultation with Chief Justice of India, okay। just so I hope this is clear, and currently देखिए currently कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, श्री अरविंद बोबडे, ओके। सो ही इज द पैटर्न इन चीफ,
and who is the executive chairman? NV Ramanna. NV Ramanna. Okay, so I hope this point is clear. Okay, and apart from that, other members are nominated by the central government in consultation with Chief Justice of India. Okay, अब इसके functions क्या होते हैं? What are the functions? So again, देखिए, एक in general आप देख सकते हो कि इसका function होगा, जो भी function होगा, it should ensure कि जो है free legal aid मिले ज्यादा जो वीकर सेक्शंस और पुअर सेक्शन पर, तो उसी के लिए ये क्या करता है, इट लेज डाउन पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स कि कैसे लीगल सर्विसेज पुअर सेक्शंस को अवेलेबल की जाए, एंड इट यू नो फॉर्मुलेट्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल स्कीम्स, राइट, स्कीम्स बनाता है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लीगल सर्विसेज अवेलेबल टू पुअर एंड मार्जिनाइज्ड. इट ऑर्गेनाइजेस लीगल एड कैंप्स एंड स्प्रेड लीगल लिटरेसी. ओके, सो लीगल लिटरेसी स्प्रेड करना और लीगल एड कैंप्स ऑर्गेनाइज करना. It encourages alternative dispute resolution mechanism. Okay, तो एक और फंक्शन इसका ये है. And it ensures commitment of fundamental duties of citizen under part 4A of the constitution. So एक यूनिक ड्यूटी है ये इसकी. ओके, एक डिफरेंट ड्यूटी है कि अगेन जो सिटीजन्स हैं उनको इंश्योर करना कि दे आर कमिटेड टू देयर फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट, थ्रू यू नो वेरियस अवेयरनेस कैंपेन्स. ये भी एक नालसा की ड्यूटी है. ओके, एंड टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स. तो कोई भी लीगल एड प्रोग्राम चल रहा होगा तो उसको मॉनिटर करेगा और यू नो इट विल इवेल्युएट कि हाउ इफेक्टिव दैट प्रोग्राम इज. ओके, अब आ जाते हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पे. स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ओके, अगेन दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट. एंड अगेन इसका कंपोजिशन अगर आप देखो तो इसमें जो है वहां पैटर्न इन चीफ, उस वहां पे कौन था? जो है चीफ जस्टिस. यहाँ पे कौन होगा पैटर्न इन चीफ? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में पैटर्न इन चीफ होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई. साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा. अगेन दैट चेयरमैन विल बी नॉमिनेटेड बाय हुम? गवर्नर. वहां पर कौन नॉमिनेट कर रहा था? प्रेसिडेंट. अगेन एंड कंसल्टेशन वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से था, तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. ओके, and other members are nominated by the state government in consultation with chief justice of the high court. Okay, in consultation with chief justice of high court, जो दूसरे members हैं they are nominated, okay, by the state government. Okay, now moving on, again इसके functions क्या होते हैं? So now its functions are very important. Okay, क्योंकि इसके functions थोड़े different है, नालसा से थोड़े different है इसके functions. Okay, नालसा से different है, right? कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं मतलब नालसा, नेशनल लीगल. सो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो भी पॉलिसी सेट डाउन करती है और जो भी डायरेक्शन देती है उसको इंप्लीमेंट करना तो एक इसका फंक्शन है ही. बट अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या फंक्शंस है? गिव लीगल सर्विसेज टू पर्संस हु सेटिस्फाई द क्राइटेरिया लेड अंडर दिस. सो ये डायरेक्टली जो क्राइटेरिया यहाँ पर ले डाउन किया गया है, जो लोग ये क्राइटेरिया मीट करते हैं वो जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं. दे कुड अप्रोच इट फॉर गेटिंग लीगल सर्विसेज. ओके, दे कुड अप्रोच स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू गेट यू नो लीगल सर्विसेज, राइट. एंड अगेन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कंडक्टिंग लोक अदालत इंक्लूडिंग लोक अदालत फॉर हाई कोर्ट केसेस कंडक्ट करना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी. ओके, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की क्या है? कंडक्टिंग लोक अदालत. ओके, and it also undertakes preventive and strategic legal aid programs, right. So these are programs to you know reduce the legal aid burden. Okay, legal burden, right, ताकि you know कम से कम litigation हो और कम से कम legal burden हो, जो cases का burden reduce हो. Okay, and also it has to perform other functions as state authority may in consultation with central authority fixed by regulation. Okay, so और भी जो दूसरे इसके functions जो है you know fix किए जा सकते हैं, जो central authority fix कर सकती है. Okay, अब आ जाते हैं लोक अदालत पे. तो लोक अदालत क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाट आर लोक अदालत? सो आप बेसिकली बोल सकते हो लोक अदालत आर नथिंग बट एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है. ओके, सो नॉर्मल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है? कोर्ट्स. ओके, जुडिशरी, राइट. बट उसका अल्टरनेट क्या है? लोक अदालत. ओके, और ये एक ऐसी जगह है, नाउ इट इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ इट इज अ फोरम, एक फोरम है वेयर डिस्प्यूट्स और केसेस जो पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में
या इवन एट प्री लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन मतलब कोर्ट में नहीं गए हैं अभी तक, दे हैव नॉट गॉन टू द कोर्ट। ओके, तो ऐसे डिस्प्यूट्स जो कोर्ट में पेंडिंग भी हो या फिर विच आर पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट, वन, और विच आर एट प्री लिटिगेशन स्टेज 2, इन दोनों टाइप के डिस्प्यूट्स को, ऐसा फोरम है जहां पर इन दोनों टाइप्स के डिस्प्यूट को विच आर सेटल्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड एमिकेबली, राइट, सो जिनके सेटलमेंट की कोशिश की जाती है इस फोरम पे, राइट। तो कोई भी डिस्प्यूट है जो या तो कोर्ट में पेंडिंग है या प्री लिटिगेशन स्टेज पे, उनको इस फोरम पे आके दे आर सेटल्ड, दे आर कॉम्प्रोमाइज के थ्रू उनको सेटल किया जाता है। ओके, and it has statutory status under the Legal Services Authority Act 1987. And now let's see some key provisions regarding लोक अदालत, जहां से यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, यहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो भी अवार्ड देता है लोक अदालत, जो भी अवार्ड देता है, इट इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। ओके, मतलब एक सिविल कोर्ट के अवार्ड के डिक्री जैसा है माना जाता है, एंड इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। तो लोक अदालत ने अगर कोई अवार्ड दे दिया, देन इट इज फाइनल और बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती। तो इट इज, प्लीज ये याद रखना लोक अदालत के अवार्ड के रिगार्डिंग, इट इज वन, फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, एंड सेकेंड, नो अपील अगेंस्ट सच अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट, राइट। सो बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस डिस्प्यूट को लेके आप कुछ नहीं कर सकते। उस डिस्प्यूट को जो लोक अदालत ने अवार्ड दिया है उसको लेके आप अपील नहीं कर सकते और उसको फॉलो करना है। बट यस, आप उसी डिस्प्यूट को लेके दोबारा आप लिटिगेशन के लिए जा सकते हो। ओके, यू कैन वंस अगेन गो फॉर लिटिगेशन इन कोर्ट्स। ओके, तो प्लीज कीप दिस प्रोविजन इन माइंड। ओके, लोक अदालत में कोई कोर्ट फी नहीं देनी पड़ती, तो लोक अदालत में कोई कोर्ट फी नहीं देनी पड़ती। प्लस अगर कोई कोर्ट, मान लीजिए कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है, इफ देयर इज अ केस पेंडिंग इन द कोर्ट, ओके, सो उसकी जो फीस है वो रिफंड हो जाती है। ओके, एक बार अगर डिस्प्यूट यहाँ पर सेटल हो गया तो उसकी फीस जो है रिफंड हो जाती है। ऑल्सो इट शेल नॉट डिसाइड मैटर सो रेफर्ड ऑन इट्स ओन स्टांस। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट इसके पास लोक अदालत के पास आता है, तो ऐसा नहीं कि कोर्ट की तरह खुद के अपना जजमेंट लगा के उसको डिसाइड करेगा, नहीं। इंस्टेड इसका काम है कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट लाना। ओके, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट लाना, दोनों पार्टीज के बीच में। और एक बार कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट आ गया, फिर ये जो है अपना अवार्ड देता है, फिर ये अपना डिसीजन सुनाता है। ये ऐसा नहीं करेगा कि बिना कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट के ही अपना अवार्ड सुना देगा। ओके, इट कैन नॉट गिव एन अवार्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज। ओके, एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस। ओके, कि ये बिना कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट के अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं करती तो ये अपना ये जो है अवार्ड नहीं दे सकता, डिसीजन नहीं दे सकता। और यही एक मेजर जो है ड्रॉबैक है। ओके, और यही एक पॉइंट है जिसपे आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो लोक अदालत में जब तक दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट पे नहीं आती, तब तक लोक अदालत कैन नॉट गिव एन अवार्ड। ओके, नाउ हु कैन ऑर्गेनाइज अ लोक अदालत, राइट? सो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी, एंड तालुक लीगल सर्विस कमिटी, राइट? सो these are the agencies which can organize a लोक अदालत। नाउ लोक अदालत की कंपोजिशन क्या होती है? दिस इज स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी, कि जो भी अथॉरिटी वो ही स्पेसिफाई करती है कि क्या कंपोजिशन होनी चाहिए। कि नॉर्मली इसमें क्या होता है, एक जुडिशियल ऑफिसर होगा, एक एडवोकेट होगा, और एक क्या होगा, सोशल वर्कर होता है। ओके, नॉर्मल कंपोजिशन ये होती है। ओके, नाउ जुरिस्डिक्शन, केसेस पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट बट ऑल्सो केसेस एट प्री लिटिगेशन स्टेज। सो ये ऑलरेडी आपको पढ़ चुके हो कि जो केसेस या तो पेंडिंग है कोर्ट में, वो भी लोक अदालत में जा सकते हैं, उन पे भी जुरिस्डिक्शन होता है, राइट? एंड जो कोई है जो कोर्ट में नहीं गए हैं प्री लिटिगेशन स्टेज पे, उनको भी लोक अदालत में ले जाया जा सकता है, राइट? ऑल्सो जो ऑफेंसेस विच आर नॉन कंपाउंडेबल, ओके, नॉन कंपाउंडेबल मतलब जिसमें सेटलमेंट नहीं हो सकता, इन विच सेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल, जहां सेटलमेंट जिनका नहीं हो सकता है, जिनका सेटलमेंट अलाउड नहीं है अंडर लॉ, ओके, हु सेटलमेंट इज नॉट अलाउड अंडर लॉ, वैसे ऑफेंसेस जो हैं दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ लोक अदालत। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ लोक अदालत, एंड यूजुअली ये ऐसे कौन से, ये सीरियस क्राइम्स होते हैं, सीरियस और हीनियस क्राइम्स नॉन कंपाउंडेबल। ओके, नाउ कब एक केस जो है लोक अदालत को रेफर किया जा सकता है, इन विच कंडीशंस? जब दोनों पार्टीज एग्री करती हैं, या दोनों में से एक पार्टी एप्लीकेशन डाल देती है, तब भी लोक अदालत में ले जाया जा सकता है। या अगर कोई भी नहीं डालता बट फिर भी कोर्ट सेटिस्फाइड है, कोर्ट में केस पेंडिंग है,
और कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो ये केस है इसको ना लोक अदालत में ज्यादा बेटर डील किया जा सकता है, लोक अदालत में इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इन दैट केस ऑल्सो जो है ये केस जो है लोक अदालत के पास जा सकता है। और ये 3 कब है? जब कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग केस है, कोर्ट में पेंडिंग केस है। तो अगर दोनों पार्टीज एग्रीड कर जाती हैं, या दोनों में से एक पार्टी एप्लीकेशन करती है कि मुझे लोक अदालत में केस ले जाना है, या कोर्ट खुद ही बोल देता है कि आप ये केस जो है लोक अदालत में ले जाइए, तो इन तीनों केस में जो है जो केस है वो लोक अदालत के पास चले जाता है। और प्री लिटिगेशन यानी कोर्ट में जब केस नहीं गया उससे पहले, तो अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो है एप्लीकेशन करती है लोक अदालत में कि हमें जो है हमारे डिस्प्यूट है एंड वी नीड टू रिजॉल्व, तो इन दैट केस ऑल्सो लोक अदालत में जो है वो केस जा सकता है। और पावर्स क्या है इसके पास? सिमिलर टू सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट मतलब इसके पास पावर्स है समन करने की, ओके। और भी जो दूसरी सारी पावर्स है, जैसे मान लीजिए अगर ये पावर्स नहीं दी जाती तो प्री लिटिगेशन स्टेज पे जैसे कोई है वो एप्लीकेशन डालता लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज पे कि मेरा डिस्प्यूट यहाँ पर रिजॉल्व किया जाए, तो जो दूसरी पार्टी वो आएगी ही नहीं, क्योंकि लोक अदालत की क्या वैलिडिटी है। इसलिए इसको पावर्स दी गई है सिविल कोर्ट की, राइट, कि यह समन कर सकता है किसी को भी, okay? और भी ऐसी दूसरी सेट ऑफ पावर्स है। बट अगेन प्लीज डोंट ट्राई टू मग अप दोज पावर्स, क्योंकि उन पावर्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। बस इतना आ सकता है कि इसकी पावर्स जो है सिविल कोर्ट के बराबर है, बट स्पेसिफिकली क्या सिविल कोर्ट्स की पावर है वो नहीं आएगा, ओके। अब लोक अदालत के अलावा दूसरी भी टाइप की अदर टाइप्स ऑफ अदालत आर देयर आर अदर टाइप्स ऑफ अदालत। देयर इज अ नेशनल लोक अदालत, ओके, एक नेशनल लोक अदालत है, राइट। एंड नेशनल लोक अदालत आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन अ सिंगल डे, एक ही दिन में अक्रॉस द कंट्री नेशनल लोक अदालत हेल्ड होती है, ओके। एंड सारे कोर्ट्स में होती है, तो एक ही दिन में अक्रॉस द कंट्री सारे कोर्ट्स में नेशनल लोक अदालत होती है, फ्रॉम द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट टिल द तालुक लेवल, ओके। और जहां केसेस डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। और फरवरी 2015 से नेशनल लोक अदालत हर महीने कंडक्ट की जाती है एक किसी स्पेसिफिक चीज पे, ओके, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे, या किसी दिन मान लीजिए किसी दिन लोक अदालत होती है कि लोन डिस्प्यूट्स पे, किसी दिन मैट्रिमोनी रिलेटेड, शादी रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उन पे लोक अदालत होगी। तो ऐसे हर महीने जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे लोक अदालत हो रही है, ओके, नेशनल लोक अदालत हो रही है, ओके। अब आ जाइए परमानेंट लोक अदालत पे। सो देखिए बेसिकली आपने क्या देखा था कि जो लोक अदालत पहले थी उसके एक बड़ा ड्रॉबैक क्या था? बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि अगर पार्टी सेटलमेंट नहीं करती तो इन दैट केस जो लोक अदालत है वो जो ऑर्डर पास नहीं कर सकती। तो इसीलिए एक परमानेंट लोक अदालत बनाई गई, जिसको पावर दी गई कि इवन इफ पार्टीज फेल टू रीच अ सेटलमेंट देन परमानेंट लोक अदालत कैन डिसाइड द केस। परमानेंट लोक अदालत खुद से वो केस डिसाइड करके एक जजमेंट पास, एक अवार्ड दे सकता है, ओके, नॉट जजमेंट बट एक अवार्ड दे सकता है, ओके। सो ये बेसिकली जो लोक अदालत का जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम करता है। क्या ड्रॉबैक था कि अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं करती तो ओरिजिनली लोक अदालत उस पर कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता, ओके, कोई सॉरी नॉट जजमेंट बट कोई अवार्ड नहीं दे सकता। और फिर से वो केस क्या होता है, फिर से वो केस जो है कोर्ट्स के पास जाता है, तो इससे बहुत डिले होता है। तो इसलिए ये सोचा गया कि एक परमानेंट लोक अदालत बनाते हैं और उसको पावर्स दे देते हैं कि अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट नहीं रीच करती तो इन दैट केस जो है परमानेंट लोक अदालत डिसाइड कर सकता है केस को। एंड ऑल्सो ये जो है मेनली किसके लिए बनाई गई है ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, ओके। सो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए परमानेंट लोक अदालत बनाए गए, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जैसे बिजली पानी, इनके डिस्प्यूट्स जो क्विकली रिजॉल्व होने चाहिए। एंड अगेन दीज वर बर्डनिंग दी कोर्ट्स। इनफैक्ट देखिए लोक अदालत बनाने का पूरा रीजन क्या है? रीजन यही है कि एक तरफ तो जो कोर्ट्स को बेनिफिट है, कोर्ट्स को क्या बेनिफिट है, उनका बर्डन जो है कम होता है, ओके, उनका बर्डन कम होता है। दूसरी तरफ कोर्ट्स के अलावा किसको बेनिफिट है? पीपल जो डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है उनको बेनिफिट है। क्या है उनका बेनिफिट? कि उनको बेनिफिट ये है कि अगेन उनको इजी एक्सेस टू जस्टिस मिलता है, राइट। प्लस जो जो एक और चीज है जो इसमें सी इजी एक्सेस टू जस्टिस एंड ऑल्सो इट इज चीप। क्यों? क्योंकि इसमें नो फीस देनी ही नहीं पड़ती, देयर इज नो फीस। प्लस ऑल्सो ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इनफॉर्मल है, तो ये जल्दी जल्दी केसेस रिजॉल्व करते हैं, ओके, दे रिजॉल्व केसेस मोर क्विकली, ओके। सो ऑल्सो इनके जो अवार्ड दिए जाते हैं, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट जजमेंट बट अवार्ड। सो अवार्ड बाय परमानेंट लोक अदालत आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज, ओके।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। It is compulsory pre-litigative mechanism for conciliation and settlement in cases relating to public utility services. Okay. So again, it is compulsory pre-litigative mechanism. Okay. Please ये चीज ध्यान रखना. Okay. It is compulsory pre-litigative mechanism and this is for cases relating to public services. So permanent लोक अदालत सिर्फ केसेस जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेट करते हैं उसी के लिए है. ओके. अब लास्ट हम पढ़ते हैं ग्राम न्यायालय. ओके, लास्ट वी आर रीडिंग अबाउट ग्राम न्यायालय. अगेन देखिए, इनको ये भी स्टेचुटरी है. ओके, स्टेचुटरी बिकॉज ये एक्ट के थ्रू प्रोवाइड की गई है, ग्राम न्यायालय एक्ट, राइट. इसमें प्रोवाइड किया गया है कि एवरी पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल बना सकता है ग्राम न्यायालय. ओके, सो ये कौन बनाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, राइट. हर पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर एक ग्रुप ऑफ पंचायत के लिए एट इंटरमीडिएट लेवल, या अगर इंटरमीडिएट लेवल नहीं है तो ग्रुप ऑफ पंचायत के लिए. ओके, तो बेसिकली कहाँ, किस इंटरमीडिएट लेवल पे. सो पंचायत भी आगे आप लोकल बॉडी में पढ़ोगे, पंचायत भी सबसे लोकल ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत होती है, उसके ऊपर जिला लेवल की पंचायत होती है. तो इनके बीच में जो जिला लेवल और जो ग्राम पंचायत के बीच की लेवल की जो पंचायत होती है, उस लेवल पे जो है ये ग्राम न्यायालय बनाए जाएंगे. ओके, और इनको जो है हेड कौन करेगा? न्यायाधिकारी. दे विल प्रिसाइड कौन करेगा? न्यायाधिकारी. दे विल प्रिसाइड ओवर ग्राम न्यायालय एंड दे आर जुडिशियल ऑफिसर्स, राइट. दे आर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. ओके, तो ये भी ध्यान में रखिए. एंड दे विल बी मोबाइल कोर्ट्स, और इनके पास क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स दोनों की जुरिस्डिक्शन होगी. ओके, दे विल हैव बोथ क्रिमिनल एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स. एंड दे शैल ट्राई क्रिमिनल केसेस, सिविल सूट्स, क्लेम्स, डिस्प्यूट्स जो इनके फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में. तो इनके फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में जो भी डिस्प्यूट्स मेंशन्ड है वो ये ट्राई कर सकते हैं. एंड अगेन इनका फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल जो है ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इसको मॉडिफाई कर सकती है. ओके, जो एक्ट के जो वो है उसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंटर और स्टेट उसको मॉडिफाई कर सकता है. ओके, now gram nyayalay shall try to settle disputes as far as possible by bringing conciliation between parties. Okay, so again इसका फोकस क्या है? फोकस इसमें भी conciliation पे दिया गया है. Okay, so it is also a way of alternative dispute resolution mechanism. Okay, and another important point, they are not bound by rules of evidence provided under Evidence Act. Okay, but they shall be guided by principles of natural justice subject to any rule made by the High Court. So again basically इस provision का एडवांटेज ये होता है कि देखिए, नॉर्मली कोर्ट्स जो है बहुत ही इंडियन एविडेंस एक्ट या बहुत दूसरे ऐसे रूल्स प्रोसीजर फॉलो करते हैं. तो इतने रूल्स प्रोसीजर फॉलो करना जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बहुत लंबा टाइम लगा देता है और उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है. तो इसीलिए क्या क्या है, ये जो इस टाइप की कोर्ट्स हैं जिनको जल्दी जजमेंट देना होता है, जो क्विक एक्सेस टू जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, दे फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. ओके, ताकि डिलेज ना हो, राइट. सो ये फायदा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का. ओके, नाउ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग. ओके, प्ली बार्गेनिंग के लिए अलाउड है, प्ली बार्गेनिंग इज अलाउड. प्लीज कीप दिस इन माइंड, प्ली बार्गेनिंग इज अलाउड इन ग्राम न्यायालय. मतलब प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि जो अपना जो है उसका जो जो क्या बोलते हैं उसका क्राइम है उसको वो एक्सेप्ट कर ले, राइट. द पर्सन एक्सेप्ट्स हिज क्राइम इन रिटर्न फॉर अ लेसर पनिशमेंट, कि बार्गेनिंग करे कि मैं अपना क्राइम एक्सेप्ट करता हूं बट मुझे कम पनिशमेंट दी जाए. ओके, और इससे जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है सिविल केसेस में, और सेशंस कोर्ट में जाती है क्रिमिनल केसेस में. ओके, so this is it for our gram nyayalay. So again we have comprehensively covered the about the judiciary. उसके जो है हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के बारे में पढ़ा, नालसा के बारे में पढ़ा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, एंड देन अगेन ग्राम न्यायालय और लोक अदालत के बारे में भी पढ़ा. सो हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है. ओके, सो देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि स्टैटिक पोर्शन में आपका कुछ छूटता है. ओके, बस अब आपको क्या करना है? अगेन रिवाइज करना है. यू हैव टू रिवाइज. ओके, आपको रिवीजन करना है. एंड अगेन डोंट वरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करा दूंगा, राइट. क्योंकि आप देख सकते हो बहुत लंबा ही लेक्चर खिंच गया था, और ये जो एंड वाला पार्ट है ग्राम न्यायालय का, या आपका अदर टाइप्स ऑफ लोक अदालत, या आपका लोक अदालत, या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज इसको आप सब ध्यान से पढ़ना. ओके, so and again thank you very much guys, and also
प्लीज बी सेफ, ओके, कोरोना का टाइम है, सो प्लीज जब तक जरूरी नहीं हो घर से बाहर मत निकलिए, और अगर आपको निकलना भी पड़े घर से बाहर तो प्लीज दो चीजें करिए, मास्क रखिए अपना और सैनिटाइजर रखिए, ओके, तो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। So thank you very much guys. See you again next time with another session on Indian polity.